दोस्तों, ये ब्रह्मांड जब से बना है तब से अच्छाई और बुराई साथ साथ चलते आ रहे हैं। जैसे ईश्वरीय शक्ति कण कण में बसी है, वैसे ही शैतानी और काली शक्तियों के अस्तित्व से कोई इनकार नहीं कर सकता। भले ही साइंस आज भी इन सब बातों को नहीं मानता, पर हमारे आसपास कुछ ऐसी विचित्र और रहस्यमयी घटनाएं हो जाती हैं तो हमें ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है कि हमारे साथ कुछ हत्यारी और दुष्ट शक्तियां भी रहती हैं। आज की घटना हमें राशिद ने बताई। राशिद के साथ जाकर हमने खुद उस परिवार से मुलाकात की जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। कुछ को घर छोड़कर भागना पड़ा तो कुछ को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। चलिए आगे की घटना राशिद की आप बीती से। दोस्तों, मेरा नाम राशिद है। ये घटना आज से लगभग 20 साल पहले की है, जब मेरी रिश्तेदारी में से शादी का इनविटेशन कार्ड आया। उनके यहाँ उनके सबसे बड़े बेटे की शादी थी। हम लोगों को वहाँ 3 दिन रुकने का प्लान था। मैं बहुत खुश था क्योंकि दूसरे शहर की शादियों में जाकर मुझे बहुत मज़ा आता था। मैं अपनी तैयारी में लग गया। जैसे तैसे दिन बीते और जाने का दिन आ गया। बस की 3 घंटे की यात्रा करने के बाद हम शाम को वहाँ पहुँच गए। घर का माहौल बहुत अच्छा था। रंग बिरंगी लाइटों से घर जगमगा रहा था क्योंकि उनके घर पे ये पहली शादी थी। अगले दिन सुबह को बारात जानी थी। रात को 2 से 3 बजे तक नाच गाना और खाना चलता रहा। फिर सब सो गए, बस घर के बुजुर्ग ही जाग रहे थे। सुबह होते ही शोर शराबा शुरू हो गया। सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे। सेहराबंदी का प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो बारात जाने की तैयारी होने लगी। बारात वहाँ से 40 किलोमीटर दूर थी तो हम सब 1 घंटे पहले ही वहाँ पहुँच गए। शाम 7 बजे तक बारात वापस आ चुकी थी। लड़कों और लड़कियों के ग्रुप अपनी अपनी बातों में मगन थे। घर के बुजुर्ग दुल्हन के स्वागत के रीति रिवाजों में लगे थे। उनकी सबसे बड़ी बेटी, जो कि अपनी उम्र की लड़कियों के साथ बातें कर रही थी, उसकी ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। हमारी मौसी ने उसको बोला, धीरे हंसो, पर वो जैसे सुन ही नहीं रही थी। घर के सब लोग वहीं जमा हो गए। जो भी उससे पूछता तो वो गुस्से में घूरने लगती। अब सबको समझ आने लगा था कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। फिर लड़की के बुआ ने उसके चोटी के बाल कस के पकड़े और उससे पूछा, बता कौन है तू? तो बोली, नहीं बताऊंगी। फिर लड़की के बुआ ने जलते हुए अंगारों पे सूखी मिर्च डाली, जिसके तेज़ धुएं से सबको छींकें आने लगीं। अंगारों के प्लेट को लड़की के सामने रखा और फिर पूछा, बता कौन है? लड़की बोलती है, हम लड़के की ताई हैं, भतीजे की शादी देखने आए हैं, हमें कुछ खिला दो, हम चले जाएंगे। उसने जो भी मांगा बुआ ने सब खिलाया। फिर वो बेहोश हो जाती है। होश आने पे एकदम नॉर्मल होती है। सिर्फ इतना पूछती है, मुझे कमज़ोरी क्यों लग रही है? बुआ बोलती हैं, कुछ नहीं, तुम्हें चक्कर आ गया था, अब सब ठीक है। शादी में रंग में भंग तो पड़ ही चुका था। खैर, जैसे तैसे रात गुजरती है। अगले दिन वलीमे की तैयारी होती है। 3 बजे तक खाना निबट जाता है। लगभग 4 बजे का टाइम रहा होगा। वो लड़की फिर हंसना शुरू कर देती है। बुआ फिर पूछती हैं, अब क्या करने आई हो? लड़की बोलती है, वलीमे का खाना खाने आए हैं, खाना खाकर चले जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। और ये सब मेरी आंखों के सामने ही हो रहा था। उसको खाना खिलाया जाता है और वो पहले की तरह चली जाती है। शादी के हंगामे ख़त्म हो चुके थे। अगले दिन हम भी घर वापस आ गए। आगे की घटना उनसे हुई बातों पर आधारित है। शादी के 1 महीने तक सब ठीक चलता रहा। फिर वो लड़की बीमार रहने लगी। कभी नींद में चलने लगती, कभी अपने आप ही रोने लगती, कभी अकेले में खुद से बातें करती। काफ़ी सारे डॉक्टरों को दिखाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वो उसे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ उसका 2 महीने इलाज हुआ। अब वो पहले से ठीक होने लगी थी। घर पर आकर अभी मुश्किल से 15 दिन ही हुए थे। अब उसकी हालत
पहले से और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। बैठे बैठे ही चीखने लगती, मैं चली जाऊंगी, तुम सबको मार के जाऊंगी। इस बार उसने चाकू से हमला करने की कोशिश की। घर वाले बहुत परेशान थे। अभी लड़के की शादी में इतना पैसा लगाया और लड़की के इलाज में भी 2 से 3 लाख रुपए लगा चुके थे। अब उनकी आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। तब हमारी फैमिली और सभी रिश्तेदारों ने उनकी मदद की। डॉक्टरी इलाज से फ़ायदा ना होता देख उन्होंने अपने धर्म गुरुओं से इलाज कराने का सोचा, पर इलाज के नाम पर पैसा सब लेते और फ़ायदा 4 दिन से ज़्यादा ना होता। फिर सब कुछ पहले की तरह हो जाता। कोई उस पे आत्मा बताता, कोई जिन्न का साया। थक हार कर उन्होंने मज़ार पे ही इलाज कराने का फ़ैसला किया। वो लड़की और उसका दूसरे नंबर का भाई मज़ार पे ही रहने लगे। उनको वहाँ रहते हुए अब 6 महीने गुजर चुके थे। लड़की की हालत अब पहले से ठीक हो रही थी। मज़ार वहाँ से 150 किलोमीटर दूर था, तो दोनों भाई बहन महीने में एक बार घर आते और फिर चले जाते। लेकिन वो जब भी घर वापस आती उसकी हालत बिगड़ने लगती और मज़ार पे वापस ना जाने के 1000 बहाने करती, जैसे कोई शक्ति उसे रोक रही हो। अब इस बात को 1 साल गुजर चुका था। एक दिन लड़की अचानक ही वहाँ से भागकर घर वापस आ जाती है। घर वाले उससे पूछते हैं, अकेले कैसे आई, भाई कहाँ है? तो वो बोलती है, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। अगले दिन उसका भाई भी घर वापस आ जाता है। वो लड़की घर के आंगन में तेज़ तेज़ दौड़ लगाती, घर का सामान फेंकती, घर वालों को मारती और चीख चीख के बार बार एक ही बात बोलती, आज मैं चली जाऊंगी, आज मैं चली जाऊंगी, तुम में से कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा। उसकी बातें सुनकर घर वाले डर जाते। रात को सोने से पहले लड़की के हाथ रस्सी से बांध देते हैं। जब सब घर वाले सो जाते हैं तो लड़की अचानक चीखते हुए उठ जाती है, आज आखिरी रात है, आज चली जाऊंगी, ये बोलते हुए इतनी मोटी रस्सियाँ तोड़ देती है। ये सब 1 घंटे तक चलता रहता है। फिर वो बोलती है, चलो आखिरी बार सब साथ में सोते हैं। और अगली सुबह होता भी वही है। सब घर वाले उठ जाते हैं, पर लड़की नहीं उठती, क्योंकि उसकी सांसों की डोर टूट चुकी होती है। घर में चीख पुकार मच जाती है। अभी लड़की की मौत को सिर्फ 15 दिन ही हुए थे। उसका भाई जो कि मज़ार पे उसके साथ ही रहता था, उसकी हालत भी अपनी बहन के जैसे होने लगती है। बार बार एक ही बात बोलता, मैं इसकी बहन हूँ, इसे अपने साथ लेके जाऊँगी, मैं इसकी बहन हूँ, इसे अपने साथ लेकर जाऊँगी। और अगले 15 दिनों में ही उसके भाई की भी मौत हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद पहले उसके पापा, फिर उसकी अम्मी भी मौत के आगोश में समा जाते हैं। 4 से 6 महीनों में ही इन शैतानी शक्तियों ने 4 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। घर के बागी लोग अपनी जान बचाकर दिल्ली भाग जाते हैं। वो लोग आज भी सही सलामत हैं। वो घर अब पूरी तरह से खंडर बन चुका है। उस पर लगा पुराना ताला अतीत में हुई उस तबाही की दास्तान आज भी सुना रहा है। दोस्तों, इस सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।